हम लोग जनूबी हिंदुस्तान के जो हुक्मरां हुए थे उसके सिलसिले में हम लोग आप बात कर रहे थे। आज हम लोग कदम, चालुक्याज और बदामी, द चोलाज एंड होयसाल, हम और आप जानते हैं कि दक्षिणी यानी कि दक्कन में जो हुक्मरां जो हुए थे, अगर उसको हम देखें तो उत्तर के हिस्से में मौर्य वंश, मौर्य खानदान, चंद्रगुप्त खानदान, पाल, कनिष्क वगैरह जितने भी जो लोग थे वो अपनी हुकूमत कर रहे थे। लेकिन दक्षिणी हिस्से में कुछ जागीरदाराना हुकूमत करीब करीब 300 से लेकर 1200 के एडी तक अगर हम देखें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि दक्कन में बहुत छोटे छोटे जागीरदार की हैसियत से वहां पर अपनी हुकूमतें चला रहे थे। वो लोग बहुत बड़ी हुकूमत के मालिक नहीं थे। वो लोग जागीरदार या नवाब की हैसियत से ही अपनी हुकूमत को चला रहे थे। लेकिन अगर आप देखें दक्षिणी हिस्से में यानी दक्कन के हिस्से में आपको ठीक दक्षिण के नीचे हिस्से में वहां पर पांडे राजवंश, कलम्बराज, चालुक्य और आप अगर देखें तो उसमें आपको लगेगा कि ये तमाम जो हैं पल्लव, वकाटक, चोल, ये सारे लोग, कदम, कलचुरी, ये छोटे छोटे जो लोग थे वो हुकूमत किसी न किसी शक्ल में कर रहे थे। और अगर हम देखें तो हमें ये महसूस होगा कि मैंने इससे कबल भी आपको मतलब बताने की कोशिश की थी कि जो संगम दौर जो हुए थे, जहां पर करीब करीब 197 राजाओं ने वो 300 सालों के बीच में जो हुकूमत हुई और जो पांडव खानदान के बीच में जो काउंसिल्स हुए, उनमें करीब करीब 9000 शायर, पोएट्स 1000 वर्षों तक, सालों तक ये संगम दौर कहलाता है। अब आप गौर कीजिए कि 197 राजाओं ने उसमें हिस्सा लिया और करीब करीब हमें ऐसा महसूस होता है कि संगम जितने भी दक्षिण पूर्व एशिया में या अगर दक्षिणी हिंदुस्तान में कहा जाए तो इनके तवारीख का जानने का सबसे अहम हिस्सा, या हम कह सकते हैं कि अहम पहलू जो देखने को मिलते हैं वो संगम का ही लिटरेचर से
उनके बारे में पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि दक्कन में जो जितने भी जो हुक्मरां हुए, चाहे वो हुक्मरां बड़ी हो या छोटी हो, जाहिर सी बात है कि दक्कन के इलाके में करीब करीब मौर्य वंश में भी, गुप्त खानदान में भी, खासकर समुद्रगुप्त को, और हर्षवर्धन के जमाने में तो चालुक्य से तो लड़ाई हुआ, उसमें हर्षवर्धन का खात्मा भी हो गया। तो वो लोग की हैसियत ऐसी थी कि वो लोग, तमाम लोग अपने आप को एक मजबूत दिखाने के लिए कभी जीत किसी जागीर की होती थी, कभी पल्लव को होती थी, कभी चोलास की होती थी, कभी कादम्ब की होती थी, कभी जो है चालुक्य की होती थी। ये सब सारे जो है अपने अपने तरीके से वो हुकूमत कर रहे थे। और ये भी हम आपको बता दें कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल का जो इलाका जो था, उसमें खासकर जितने भी जो हुक्मरान थे, वो हुकूमत जो है किसी न किसी शक्ल में ये लोग हमेशा कर रहे थे। और तमिल में इसको दामिरिक कहा गया, तमिल में इसे दामिरिक कहा गया, और केरल में जो इसे केरल में इसे अलग अलग नामों से बताने की कोशिश की है। ये खासकर विंध्य पहाड़ के दक्षिणी हिस्से में ये वाक़ था। और हमने जैसा कि अभी आपको बताया था कि इस संगम पीरियड में दो अहम पुस्तकें, किताबें या महाग्रंथ जिसे कहा जाए, उसका नाम था पत्य पातु और दूसरा था एत्तु थोकै। ये दो जो थे 300 लाइन में जो है लिखा गया था। और मदुरई जो था वो जो है राजधानी थी। और अगर कहा जाए कांची, वो जो है लिटरेचर का सकाफती तालीमगाह जिसे कहा जाए वो था। हम उसके बहुत ज़्यादा डिटेल हम इसलिए नहीं जा सकते हैं कि इसमें इस खानदान में जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें कदम के बारे में पहले मैं बता दूं कि 345 से 550 यह पहला खानदान था। दूसरा खानदान जो था 540 से 590 ये दूसरा खानदान था। और तीसरा खानदान जो था 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक था। आपको 9वीं से 13वीं शताब्दी के यानी कि आज का जो सबसे आखिरी हिस्से का जो ये है उसी को हम लोग को रोशनी डालनी है। लेकिन अगर कदम वंश को हम देखते हैं तो 345 से 550 के बीच में मयूर शर्मा ये सबसे पहला शासक, सबसे पहला हुक्मरान गुजरा है।
मयूर शर्मा ने अपनी राजधानी बनवासी में बनाया, अपनी राजधानी बनवासी में बनाया। फिर उसके बाद जो है अपने बेटे को शादी मैट्रिमोनियल तरह से अपने हुक्मरान को यानी हुकूमत को बहुत तेजी से वसी किया, बहुत तेजी से वसी किया। उसके बाद जो है काकुश श्रवण जो 435 से 455 तक, ये बहुत ही दिलेर किस्म का राजा था और इसकी जानकारी जो है कोई भी कदीमी तवारीख को बगैर किसी जानकारी के हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी क्या हैसियत और हकीकत हुई होगी। तो ताला गुंडा इंस्क्रिप्शन से इनके साहबजादे की जो शादी हुई थी मधुवर्मन की बेटी से, इसकी तहकीक इस बात से होती है कि दोनों राजाओं के बीच में जो गंगा वंश और कदम वंश में बहुत ही अच्छे संबंध थे। उसके बाद रवि वर्मा 485 से लेकर 509 ईस्वी तक, फिर उसका बेटा मृगेश वर्मा, उसका पुत्र जो है, उसका बेटा जो है, ये पल्लव गंगा और वकाटक को हराया था। ये पल्लव गंगा और वकाटक को हराया था। हरिवर्मा 519 ईस्वी में, कृष्णवर्मन ने 516 से 540 तक शासन किया। इसी काल में कादम्बों को चालुक्य से बुरी तरह से हार देखना पड़ा और उन्होंने उसको बंदी बना लिया। इसका मतलब यह है कि 345 से लेकर 540 का जो है ये जो दौर था, उस दौर का खात्मा हुआ। आज हम आपको 9वीं से लेकर 13वीं सदी के बीच में जो सियासी हलचल दक्षिण में देखी गई है उसकी जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इस पर ज्यादा रोशनी डाली गई है। इसलिए चालुक्य और राष्ट्रकूट कमजोर होने के बाद कौन 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में आप देखेंगे कि चालुक्य खानदान और राष्ट्रकूट खानदान के कमजोर होने के बाद कदम्बों की हुक्मरानों की शुरुआत होती है। अब आप देख लीजिए कि कदम जो है जो आए, ऐसा महसूस होता है कि चालुक्य और राष्ट्रकूटास जो थे वो कदम्बों के जागीरदार होंगे और इनकी हुकूमत जो है गोवा में, जिसका उस वक्त जिसे कहते थे गोपा कप्टन और बनवासी जिसको आज हंगल, ये दो हुकूमत मतलब कि दो राजधानियां उस जमाने में थी। कदम की हुकूमत में चोला बहुत तेजी से आगे बढ़े और 4 सदियों तक हुकूमत करता रहा। हम चोला के बारे में हम आएंगे तो उसके बारे में हम पूरी तफसील से आप लोगों के सामने पेश करना चाहेंगे। पल्लव और पांडे के जवाल की तरफ और बादामी चालुक्य उरूज की तरफ बढ़ रहे थे और होशियाल खानदान का हुकूमत में आगाज होना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि दक्कन में जो 9वीं से लेकर 13वीं सदी तक जो हुकूमत वहां पर थी, यानी कि पल्लव, पांडे, बादामी, चालुक्य बादामी और होशियाल, ये सारे के सारे उस वक्त जो है हुकूमत कर रहे थे। कर्नाटक में जो है शिंभोग और ततलुंगुरा
बहुत तेजी से उरूज कर रहा था। ये 3 दौर तक हुकूमत किया। दक्कन हिंदुस्तान की तारीख में 300 से लेकर 12 ईस्वी तक मुख्तलिफ हालात में हुक्मरानों ने हुकूमत किया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हुकूमत जो किया उसमें हम अगर देखते हैं तो कौन से ऐसे बादशाह थे जिनकी सरपरस्ती में बादामी हुक्मरान हुकूमत किया। तो आप उसे देखें, शेष हाथ फर्स्ट, जो गनल देव फर्स्ट, जिसे गोवा में उत्तर पश्चिम हिस्से में बेलगम, धारवाड़ और उत्तर में कन्नड़ और कर्नाटक में हुकूमत कर रहा था। उसके बाद गनलेव दाव जो शेषहाट का बेटा था, बाद में बदामी के चालुक्य को हरा दिया। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि शेषहाट कदम वंश का सबसे पहले कायम शुदा अगर शासक कहा जाए, हुक्मरान कहा जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद शेषहाट का बेटा गनलदेव फर्स्ट, चूंकि ये तमिल में, कन्नड़ में और केरल में इस तरह का नाम जो दक्कन के ये में बहुत ही जो है अजीब नाम होते हैं, इसीलिए आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। चूंकि तमिल वाले लोग भारत में के जो लोग उत्तरी हिस्से में हैं, उनको वो नाम करने में भी थोड़ी परेशानी होती होगी, जिस तरीके से हम तमाम लोगों को हो रही है, इसलिए इससे ना घबराएं। उसके बाद आप देखिए, बाद में शेषघाट का बेटा गनलदेव फर्स्ट चालुक्य को बुरी तरीके से हराया। कदम खासकर कर्नाटक में हुकूमत कर रहे थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करने का तरीका था, उस खानदान का बहुत ही अच्छा था। इनका खासकर जो लोकल जो है, जो ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ही अबूर हासिल थे। और आप करीब करीब जितने दक्कन के जो ये हुक्मरान हैं, उनको आप अगर देखेंगे तो ग्रामीण यानी कि गांव की हुकूमत के ऊपर उनका सबसे बड़ा जो है फोकस था। उसके बाद ये हुक्मरान अपने बेटों को हुकूमत में शामिल करने का भी रिवाज था। जैसे उत्तरी भारत में अगर हम देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद उसका पोता, जिस तरीके से मौर्य खानदान में और गुप्त खानदान में देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये लोग भी अपने बेटे को हुकूमत में शामिल करते थे। और यही नहीं कि ये तमाम लोग अपने अपने बड़े बड़े लक़ब से नवाजते थे। नाज़रीन, हम और आप जानते हैं कि अगर किसी शख्स का लक़ब से उसकी हैसियत और हकीकत और उसके बहादुरी का वो पता चलता है। तो लक़ब जो थे उस जमाने में जो थे, उत्तरी हिंदुस्तान के अलावा दक्षिणी हिंदुस्तान दक्कन में भी बहुत तेजी के साथ राइज था। और यही वजह था कि गनलेव देव ने एक कामयाब किस्म का बादशाह था, जिसने
अपना लक़ब जो रखा कोकनधीश, क्या रखा? कोकनधीश। उसके बाद क्या लिखा? दूसरा लक़ब उसने जो किया कोकन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब यह होता है कि चारों तरफ का उसके ऊपर हुकूमत थी। तो ये जो करने का मतलब यह है, इसका मतलब यह हो गया कि गनल देव जो था वो कदम खानदान का सबसे उरूज, सबसे बेहतर और सबसे शानदार और जानदार हुक्मरान होगा। उसी तरीके से आप देख लीजिएगा पश्चिमी समुंदरधीश, पश्चिमी समुंदरधीश धीशावर के नाम से भी जाना गया है। यानी कि आप अगर आपको आ जाए किसी कंपटीशन में गनल देव फर्स्ट का कौन कौन से लक़ब से नवाजे गए, तो आपको इसमें बताने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए कि कोकनधीश, कोकन चक्रवर्ती, उसके बाद धीश्वर, और उसके बाद जो है यह हुकूमत कर्नाटक के इलाके में बहुत ही अहम का हामिल था। यानी कि यह हुकूमत जो है बहुत तरक्की किया और इसने जो है बहुत सारे लोगों को उसने जो है अपने हुक्मरान में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद जो है सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसके बाद जो है गांव का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन था। उसके बाद जो है ग्वाल टू ये मजबूत हुक्मरान रहा और इसने अपने जिस तरीके से उत्तर भारत में, उत्तरी हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए मंत्री परिषद हुआ करते थे, मंत्रियों का मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। आज भी देखेंगे किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए जो होता है डेमोक्रेसी में, आज भी जो है जैसे वजीर आजम होते हैं उसी तरीके से आप देखिएगा कि मंत्री होते हैं और हर चीज का, हर इलाके का, हर मनसब जो है उनसे जुटा रहता है, उनका यही काम होता है। उसके बाद आप देखें कि ये जो है मंत्री परिषद में जो है बहुत ही मतलब कि जो है उनका जो है मंत्री परिषद में गांव का जो है निजाम को चलाने का इनको बहुत जबरदस्त महारत हासिल था। लेकिन इसकी जानकारी कहां से मिलती है? कदीमी तवारीख को जानकारी का जो है, जब तक किसी भी इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस या लिटरेचर के द्वारा, इपिक के द्वारा मुझे जानकारी नहीं मिलेगी तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए 1054 का इंस्क्रिप्शन जो है, जो एक ये रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन 1054 का है, जो होता है जो इंस्क्रिप्शन जो है वीर वर्मन देव का नाम हुआ, वीर वर्मन देव के जरिया से उसको जो है मतलब कि जो इंस्क्रिप्शन को जो कायम किया था, लिखवाया था, वो 1054 में उसको जो है अपने आप को महामंडलेश्वर के लक़ब से नवाजा गया, महामंडलेश्वर। उसी तरीके से शंठी देव ने एक जो है अपने आप को पुरुष तूला, पुरुष माने आदमी होता है, तुल माने जो है मजबूत आदमी के नाम से अपना लक़ब दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसने कई अश्वमेध किए। नाज़रीन, हम आपको पहले भी आपको बता चुके थे कि यह अश्वमेध का मतलब क्या हुआ। जिस तरीके से राम काल में भगवान राम ने एक अश्व को छोड़ा था, उनके अश्व को रोका था उनके साहबजादे लव और कुश से, तो वो जो अश्वमेध जो है कोई भी हुक्मरान
उसको छोड़ता है, और छोड़ने के बाद अगर कोई भी उसका पंगा ले लिया, उसको रोक दिया, इसका मतलब यह है कि उसने उसकी चुनौती को कबूल कर ली। यह उसका मकसद होता है। राजा के जरिया आज के जैसा नहीं है कि हवाई जहाज से लड़ाई होते थे, मिसाइल से लड़ाई होते थे, ऐसा पहले जो है हाथी होते थे, क्या नाम है, घोड़े से लड़ाई होती थी, पैदल सेना होते थे। इसी तरीके से बहुत तेजी के साथ जो है इन लोगों ने ये किया। तो आपको जो देखिएगा, और एक बात और है कि शनिदेव जो है वो लगातार जो है सोमनाथ का मंदिर वो हमेशा जाया करता था। कुछ तवारीखदारों का कहना है कि सोमनाथ मंदिर को उसने बहुत ही जिला बख्शा, बहुत ही उसमें अच्छा काम किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कदम हुकूमत जो है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ा ही अच्छा था। और वो जो है जो खाने वगैरह का निजाम करते थे, फूड मिनिस्टर जो है उसको तुमला पूरे पतियों गार कहते थे। तुमला पूरे पूरे पत्यगार कहते थे। जो तंत्रपाल थे उसको पार्षद कहते थे। और जो मनव रगड़े, जिसको एक अधिकारी होते थे, बादशाह जो है को महत्तर कहा जाता था, रजुक्का कहा जाता था। और जो उनका जो है लक़ब भी उसी तरीके से नवाजा जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला गांव में, ये सूबे को जिले में जो है बांट रखा था। मुखिया जो गांव का मालिक होता था, महाजन दुकानदारी की अहमियत बहुत उस वक्त थी। इसका मतलब यह है, अब आप ये देख लीजिए कि अगर वो दुकानदारों को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उस जमाने में कारोबार का बहुत तेजी के साथ फरोग हो रहा है। क्यों फरोग हो रहा है बहुत तेजी के साथ? इसलिए कि ये तमाम लोग दक्षिण में, वो समुद्री इलाका था ज्यादातर, और उस समुद्री इलाके में वो लोग वहां पर रहते थे। और यही वजह है कि समुद्री का जो इलाका जो है, जैसे कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये सब सारे जो है नदियां थी, जहां पर ये लोग जो है मोती वगैरह का कारोबार का, मसाले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपको ये होगा कि ये लोग हुकूमत को चलाने के लिए बहुत तरह का कारोबार में बहुत ही अहम हिस्सेदारी थी। खेती भी जो था, खेती जो है एक कारोबार की शक्ल ले रखा था। मजहबी लोग को जमीन दी जाती थी, लेकिन उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। मजहबी यानी धार्मिक लोगों को जमीन दी जाती थी, लेकिन उनसे ये नहीं किया, ये टैक्स नहीं लिया था। कदम हुक्मरानों का सबसे बड़ी खूबी है कि उनकी मजहबी जो है वो जो है जैन था, और शैव धर्म मजहबों को वो फरोग दिया। यानी कि जैन धर्म और शैव धर्म उस जमाने में बहुत ज्यादा राज था। चंदापुर जो है एक अहम समुद्री इलाका था, जो बहुत ही अहमियत के हामिल थे, और उनकी राजधानी को जो है चंदपुर कहा जाता था। अरब के कारोबारियों से ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, और वो लोग जो है, अरब के लोग जो है वहां से मसाला लेते थे और यहाँ से मोतियां और क्या नाम है हिंदुस्तान की चीजों को ले जाते थे। खासकर इनका इलाका जो है वो गुजरात के सूरत के कारोबारियों का ये मरकज था, जिसको एक गुजरात में एक बंदरगाह था जिसका नाम था गनदेवी बंदरगाह। और अरब का ताजिर जो था वो सबसे पहले एक मोहम्मद अली और उसके बेटे ने कारोबार को काफी फरोग दिया, और वहीं पर एक शानदार किस्म का मस्जिद की तामीर करवाया था।
ये हम आपको कदम्बों के बारे में आपको हमने रोशनी डाली। अब सवाल ये है कि हमें 4 और मतलब के हुक्मरानों के बारे में आप हमें रोशनी डालनी है। तो हम जो है अब आ रहे हैं कि बादामी के चालुक, कदम और पल्लव राजा 550 से लेकर 80 ईस्वी में सबसे पहला राजा जो था वो चालुक का जो है सिन्ह विष्णु। हम आपको एक और चीज को मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप तमाम लोग जो है इसमें आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे। चालुक वंश जो थे वो 3 वंशों में, 3 खानदानों में यह था। पहला खानदान जो कहलाता था वो पश्चिमी चालुक्य, जिसकी जो है दौर हुकूमत थी 550 से 750, जिसका राजधानी जो थी वो कर्नाटक थी और जिसको कहा जाता था बादामी चालुक या वातापी चालुक। हम आपको आज जो है वातापी चालुक के बारे में ही आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। वातापी चालुक कर्नाटक जो था वो उस जमाने में बहुत ही जो है मशहूर था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वातापी चालुक जो थे वो कहाँ के थे, तो आप एकदम बिल्कुल कहें कि वो आंध्र प्रदेश के थे, जो आज के आंध्र प्रदेश है। और ये जो है ये जो हुकूमत जो थी सुना, ये तमाम जो है वातापी या कल्याणी के चालुक या बेंगी के चालुक, ये तीनों में जो सबसे पहला जो था वतामी और ये बादामी, ये जो है इसके बारे में जो है हम आज रोशनी डालेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये तमाम दक्कन के जो बादशाह हुए हैं, हुक्मरां हुए हैं, वो किसी न किसी शक्ल में नदी के किनारे ही मतलब कि वो ज्यादातर उनका इलाका होता था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये बादामी के चालुक का इलाके में कौन कौन से नदी थी, तो आप जरूर बोले गोदावरी, कृष्ण और तुंगभद्रा। जो ये इलाका जो था वो पठार का इलाका था। इत्तेफाक की बात यह है कि 550 सदी में सातवाहन, वकाटक और चालुक हुक्मरान एक ही साथ हुकूमत कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब एक ही साथ हुकूमत कर रहे थे, ये लोग कहां कर रहे थे? ये लोग हुकूमत कर रहे थे किस जगह कर रहे थे? अभी हमने आपको बताया था कि ये लोग जो है कर्नाटक में हुकूमत कर रहे थे। तो जब ये हुकूमत, 3 हुकूमतें एक साथ होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनका कंपटीशन किससे होगा? उनका कंपटीशन आपसी कंपटीशन होगा, होगा इन चालुक में। लेकिन वकाटक और सातवाहन में उस वक्त जो है चालुक जो है बहुत ही खास हुक्मरान थे, जो समुंदर में अपना हुकूमत कायम कर रखा था। समुंदर में हुकूमत कायम करने का मतलब क्या हुआ कि उन्हें पूरा बहरी समुद्री जो है से कारोबार करने का हुनर उनको जानकारी थी। तो अब आप ये देखें कि इनका सबसे पहला जो है राजा कौन था। इनका जो है सबसे पहला राजा जो है वो पुलकेशिन पहला, जो 550 से लेकर के 67 ईस्वी तक हुकूमत किया। इसने राज को बहुत ज्यादा तौसीह किया। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बताएंगे कि आपको अभी 3 हुक्मरान के बारे में और मतलब ये बतानी है, इसलिए जो है इसका जो है वो जो है ये चंद्रवंशी थे, यानी कि क्षत्रिय थे। अब ये क्षत्रिय थे
तो इसकी जानकारी हमको कहां से मिल रही है? तो राजतरंगिणी के कलहन से मिलती है। ये गुर्जर की एक शाखा थी जो कन्नड़ जाति के थे। हुएनसांग ने भी इसके बारे में बहुत ही तफसील से किया है। मैं बहुत तफसील से मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद जो है पुलकेशिन प्रथम जो है 535 से लेकर 566 ईस्वी तक हुकूमत किया। पुलकेशिन प्रथम की जो लकब जो था उसको महाराज सत्याश्रय, रण विक्रम, श्री पृथ्वी विल्लभ, यानी कि ये सब लकब दिए जाते थे। और इसके बाद जो है पुलकेशिन के द्वारा जो दिए गए जो थे उसमें जो है गज यज्ञ का मतलब क्या हुआ? जिसमें अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं, तो उसमें घोड़े का इस्तेमाल होता है और गज के मानी होते हैं हाथी के। तो हाथी के जरिया यज्ञ किया हुआ, उसके साथ अश्वमेघ यज्ञ भी किया। उसके बाद अग्नितोम यज्ञ भी किया। उसके बाद हिरण्य गर्भ यज्ञ किया। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ किया। इसका मतलब यह है कि ये यज्ञ के जरिया अपनी हुकूमत को दिखाने की कोशिश की है कि ये बहुत बड़ा हुक्मरान था। पुलकेशिन ने अपनी राजधानी जो है बादामी, जिसको वातापी भी कहा जाता है, वातापी में कायम किया। वातापी जो एक किला था, उस किले में वातापी को जो किला का तामीर करवाया। ये जो बीजापुर के ये किला के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये देखिए कि इसके बाद जो है कीर्तिवर्मन प्रथम फर्स्ट, कीर्तिवर्मन फर्स्ट 567 ईस्वी से 568 ईस्वी से 579 तक बादामी पर पुलकेशिन फर्स्ट ने हुकूमत किया, जिसका बेटा जो था कीर्तिवर्मन था। कीर्तिवर्मन ने एक शहर बसाया था जिसको वातापी का निर्माता कहा जाता है, तामीर करने वाला। यानी कि कीर्तिवर्मन ने विजय अभियान, उसने अपने जो हुकूमत का जो है बहुत तेजी के साथ तौसीक किया। उसमें बंगाल, अंग किसको कहते हैं? बिहार के भागलपुर में भी उसने हुकूमत किया था। कलिंग किसको कहते हैं? उड़ीसा को कहते हैं। मगध किसको कहते हैं? पटना को कहते हैं। मद्रक, वतूर, गंगा प्रदेश, केरल, पांड्य, तमिलनाडु, ये सब सारे जो है पुलकेशिन जो है बाद में जो है कदम वंशों को इस तरह हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही अपने हुकूमत को बहुत तेजी के साथ वसी किया। उसके बाद मंगलेश जो थे वो 610 ईस्वी तक हुकूमत किया। उसके बाद जो है सबसे अहम राजा जो था वो पुलकेशिन दू कहलाता है, सेकंड। पुलकेशिन दू जो 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक हुकूमत किया, यानी कि 32 वर्षों तक हुकूमत किया। वो बादामी का जो है सबसे बड़ा राजा कहलाता था, जिसको पुलकेशिन द्रुत सेकंड कहते थे। पुलकेशिन सेकंड की जो उपलब्धियां जो थी, उसका जो सबसे अहमियत थी, उसको जो है वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर, परम भागवत का मतलब यह हो गया कि वो वैष्णव धर्म का मानने वाला था। धर्म पुलकेशिन का जो है क्या था? वो जो है भागवत, यानी कि वैष्णव धर्म को मानने वाला था। इस राजा के बारे में जो जानकारी का जो है जो जरिया मिलता है, सोर्सेज मिलते हैं, वो रवि कीर्ति के जरिया एक जो है ऐहोल अभिलेख के जरिया इसे मालूम होता है। उसकी जो है अब आप देखेंगे कि इनका जो जिंदगी जो था शुरुआत के दिनों में बहुत ही जो है वो बहुत मुश्किलों से गुजरा। उसके बाद जो है अब रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से ये पता चलता है कि मुंदजा जैल राजाओं को बुरी तरीके से इन्होंने हराया। नंबर 1 कदम राजा को हराया,
जिसका नाम था, जो कदम का राजा जो बनवासी का था, उसको हराया। उसके बाद गंगा वंश को हराया, जो मैसूर का राजा था। उसके बाद देखिए गंगा वंश के राजा कंगनी विरिधि उसकी पुत्री से, उसकी बेटी से शादी किया और पुलकेशिन जो है सेकंड से किया, और वो जो है कोकण का जो है मौर्य कहला गया। यानी कि मौर्य वंश जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ अपनी हुक्मरानों को, हुकूमतों को विकसित किया, ये किया, उसी तरीके से इसने किया। जो मैसूर का पूरा इलाका जो है उसका हो गया। उसके बाद जो है आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे राजा हुए, जो उसने जो है कांची के पल्लव राजा बादामी चालुक्य को भी हराया, तुंगभद्रा को भी हराया कृष्ण नदी के बीच में, और वह महेंद्र वर्मन को हराया। उसके बाद जो है पुलकेशिन ने जो है महेंद्र वर्मन को हराया। बाद में देखते हैं कि उनका जो है बहुत तेजी के साथ जो है अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी बात यह है कि चालुक्य का जो है खात्मा बहुत तेजी के साथ भी हुआ। वहां पर जो आप हम देखते हैं तो देखते हैं क्या कि समाज जो है जिस तरीके से चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे वही थे। औरतों की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी। सती प्रथा और मतलब के जो है बाल विवाह यानी कि छोटे बच्चों की शादी जो है बहुत तेजी के साथ होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जमाने में 3 तरह के जो है मजहब वहां मौजूद थे, बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म। लेकिन चालुक्य जो थे वो हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने मंदिरों का जो है काफी ये क्या नाम है कंस्ट्रक्शन करवाए। और पुलकेशिन सेकंड का जो है जो संस्कृत को उसने बहुत फरोग दिया। संस्कृत को बहुत, अजंता की गुफा में चित्र बनवाए, और चित्र की जो ये तस्वीर की जो है परंपरा जो है अजंता एलोरा में आपको आज भी देखने को मिलेंगे। पुलकेशिन द्वितीय सेकंड की जो अहल्या थी, जो वाइफ थी, उसने पट्टडकल में एक शिव मंदिर का ये बनाया। इस तरीके से हम देखते हैं कि पल्लव से बराबर हार के कारण चालुक्य के जो बादामी के राजा थे उनकी हुकूमत का खात्मा होना शुरू हो गया। बाद में राष्ट्रकूट राजा दंती द्विर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को बुरी तरीके से हरा दिया। कुछ समय पश्चात के बाद कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट राजा था वो कीर्तिवर्मन को हराकर चालुक्यों को खत्म कर दिया। इस तरीके से हम देखते हैं तो हमको ये होता है कि ये जो हुकूमत जो थी वो बहुत तेजी के साथ जो है अपना मतलब के जो है खात्मा हो गया चालुक्य। अब आपके सामने हम जो है चोल हुकूमत के बारे में आपको रोशनी डालेंगे। चोल हुकूमत का जो है सबसे पहली बात यह है कि चोला को कई नामों से जाना जाता है। चोल राष्ट्र, चोल मंडलम जो पिन्नार के थे, जो बेलेरू नदी के बीच समुद्री इलाका में थे, जिसकी राजधानी हमेशा बदलती रहती थी। सबसे पुरानी राजधानी उरगपुर, बाद में तंजूर, फिर गंगकोण, फिर चोलापुर। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि यह हुकूमत चोल जो है वो सबसे मजबूत हुकूमत थी, जो सबसे पुरानी थी, जो द्रविड़ जाति का एक अहम हिस्सा माना जाता है तवारी दानों के जरिया। संगम के दौरे में के बहुत सारे चोल हुकूमत का नाम लिया जा सकता है। इसमें करिकाल
बहुत ही अहम थे, और हुएन सांग ने भी इसका जिक्र किया है। ये लोग जो थे हुन के जैसा लूट मार डकैती करते थे। उस वक्त पल्लव के ये जागीरदार थे। आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये हुआ। इस तरीके से अगर हम देखें कि इतिहास, इसकी तारीख को जानने के लिए इस संस्कृति में बहुत ज्यादा ये किया। नंबर एक पहला यह है कि इसका जो है कायमशुदा राजा जो था वो 750 से लेकर के 750 से लेकर के 758 तक हुकूमत किया, जो कायमशुदा राजा था। दूसरी बात यह है कि इसने राजधानी को मुख्तलिफ जगह पर बदली। उसके बाद कृष्ण प्रथम पहला था जो 775 से 776 तक गोविंद ध्रुव। इसमें सबसे ज्यादा जो है आप अगर देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इसमें जो है जो राजा जो था वो राजराज जो है चोल जो था वो बहुत ही अहम के हामिल थे। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चोल हुकूमत जो है पहले जो है जो हुकूमत जो किया वो जो है वो बहुत तेजी के साथ अपनी हुकूमत को कायम किया है। इस तरीके से अगर आपको ये देखें कि अगर और जो है शुरुआत के दिनों को देखें तो चोल हुकूमत का वास्तविक कुछ जो ये थे क्या नाम है तवारीखदानों का ये कहना है कि सबसे पहले विजय लिया का नाम लिया जाता है, और जिसने जो है सबसे पहले चोल हुकूमत की शुरुआत की। इस हुकूमत का जो है सबसे पहला जो है तंजौर था। तंजौर चोल हुकूमत के बारे में जो कायमशुदा के बारे में जो कहा जाता है कि 850 ईस्वी में इसको कायम किया, और इससे चोल वंश के भी सबसे शुरुआत का राजा कहते हैं। ईसा से पहले सदी में तमिलनाडु में शासन किया। वह काल जिसे संगम दौर से, इससे कबल भी मैंने आपको मतलब कि ये कहा है। आम तरीके से अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये क्या है तो ये पल्लवों का जागीरदार था। इन्होंने शैव मंदिर और ये खूब बनाए। इस चोल वंश के भी एक प्रारंभिक चोल वंश है जिससे इससे पहले सदी में हमने पहले आपको रोशनी डाल दिया है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि वीर राजेंद्र, फिर अधिराज राजेंद्र, फिर कुलतुंग राजेंद्र, विक्रम चोल। उसके बाद जो है ये सब सारे राजा होने के बावजूद हम आपको देखते हैं कि 985 से लेकर 1014 में राजा राज प्रथम जो बहुत मजबूत हुक्मरान, सबसे पहले चेर से बहरी फौज को हराया था, और वो चालुक बेगी के चालुक और पांडवों को मदुरै दक्षिण हिंदुस्तान को बुरी तरीके से गंगा राज से हराया था। कलिंग और श्रीलंका को जीत हासिल किया। उसके बाद मालदीव, लक्षद्वीप को जीत हासिल किया। यूरोप में दक्कन हिंदुस्तान में कब्जा किया। फिर बेगी के चालुक से अपनी दोख्तर की शादी की और उसे अपना दोस्त बना लिया। उसके बाद शिव मंदिर में तंजौर में एक शिव मंदिर की तामीर कराई। उसी के जो है वो बहुत नाटक का, जिस तरीके से आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त और जितने भी जो संगम काल में, संगम दौर में जितने राजा हुए उसमें से ज्यादा तब देखेंगे तो आपको नाटक का जो है नाटक का बहुत बड़ा ज्ञाता था। हाजरीन, हम और आप जानते हैं कि उस वक्त नाटक के जरिया अपनी हैसियत और हकीकत को बताने का, किसी भी राजा को करने का ये एक अहम शौक हुआ करता था। इसलिए नाटक का, मौसीकी का, मूर्ति आर्ट का वगैरह को वो काफी फरोग दिया। वो वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म की बहुत इज्जत की निगाह से देखता था। खेती में जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में जो है बहुत ही जो है उबूर हासिल था। इसलिए जो है आप देखेंगे कि हिंद महासागर से अधिक जो है
मालदीव में जो है इसने अधिकार किया। इसके बाद राजेंद्र प्रथम दूसरा चोल वंश का सबसे अहम हुकूमत था। इसने राजेंद्र प्रथम जो है जो 1024 से लेकर 1042 तक हुकूमत किया। उन्होंने बहुत ही वसी किया और वो बहुत ही हिम्मतवर और दूरअंदेश हुक्मरान था। उसने चालुक्य, कदम और मध्य प्रदेश का गोंडवाना को भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया था। श्रीलंका के राजा कनक विष्णु शाहू को भी कब्जा कर लिया था। ये वाहिद ऐसा दक्षिण का जो है हिंदुस्तान का बादशाह था जो हिंदुस्तान में होते हुए भी वो श्रीलंका पर हुकूमत कर रहा था। उसके बाद जो है उसने जो है अपने आप को जो है इंद्रस्थ, पंचपाली, नामनय कुंतय, मदुरै मंडलम, शंकरकोटम, ये सारे लकब से नवाजा था। बंगाल पर जो है लाट पर भी उसने ये किया। उसके बाद जो है कोश कोतय पर भी उसने हुकूमत किया। ये सब सारे जो है हमें ऐसा समझ में आता है कि इसकी हुकूमत जो है श्री विजय पर भी जो थी, जो साउथ ईस्ट एशिया का जावा का सबसे अहम हिस्सा था। अगर हम कहें कि इनका जो है मलाया द्वीप, सुमात्रा और जावा, ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो जगह है, इसमें भी राजेंद्र फर्स्ट ने हुकूमत किसी न किसी रूप में किया। इसके बाद जो है इसमें जो है अपने हुकूमत में चीन में सफीर भेजा, यानी कि 1016 में, 1033 में, 1072 में। नाज़रीन, अगर कोई भी हुक्मरान अपने हुकूमत के जमाने में अगर किसी सफीर को भेजने का मतलब यह है कि उनका किसी न किसी शक्ल में वहां पर हुकूमत थी या हुकूमत करने की कोशिश कर रहे थे। सफीर भेज रहे, समुद्री का ये जो था, इसे अगर कहा जाए समुद्री का बादशाह तो बेजा नहीं होगा। ये जो है काफी शहर को बसाया। उसके बाद अंडमान निकोबार और बर्मा का समुंदर हिस्से पर जो पेगु सूबा को जीत हासिल किया, यानी कि अंडमान निकोबार को भी हासिल किया, बर्मा में पेगु पर यह किया। और उसके बाद जो है इन्होंने कोलोनाइजेशन, यानी कि भारत से ज्यादा दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने कोलोनाइजेशन की शुरुआत की। चीन और समुद्री इलाके में बहुत तेजी के साथ वो समुद्री इलाका में हुकूमत करना शुरू कर दिया था। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इनका चोल हुकूमत की जो है वो लोकल हुकूमत के ऊपर ज्यादा ध्यान देती थी। इस तरीके से जिसे मंडलम के नाम से जाना जाता है। हम इसको बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम आगे बस इतना ये कहेंगे कि दक्कन के हिंदुस्तान में इनकी हैसियत बहुत बड़ी हैसियत थी और यही वजह है कि चोल का हुकूमत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। एक और जो है हुकूमत जिसे होशियाल के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, होशियाल जो है डायनेस्टी 950 से 1343 यानी कि 493 सालों तक हुकूमत किया। ये जो थे वो कन्नड़ थे, कन्नड़ तवारीख जाने जाते हैं। ये दक्कन भारत में जो है 11 से 14वीं सदी तक बहुत अहमियत के हामिल थे, कर रही थी। बेलूर जो था, बेलूर आज के जमाने में जो बेलूर का इलाका है वो उसकी राजधानी हुआ करती थी और अपनी राजधानी को जो बनाया था तो वो वहां पर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का ये किया। इसी जगह पर पश्चिमी चालुक्य,
चोला, ककोतय, कलचुरी, देवगिरी, कर्नाटक के यादव लोग हुकूमत करते थे। अब आप देख लीजिए कि बेलूर के इलाके में पांड्य डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, कोकैतय, कलचुरी डायनेस्टी और उसके बाद देवगिरी कर्नाटक के यादव लोग हुकूमत कर रहे थे। चोलों और पांडवों की हुकूमत कमजोर होने के बाद, चोलों और पांडवों की हुकूमत कमजोर होने के बाद होशियाल डायनेस्टी की वजूद आई। अगर आपको मतलब के जो पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि होशियाल उस वक्त आए जब पांडे की चोलों और पांडवों की हुकूमत कमजोर हो रही थी। उसी तरीके बाद जो है डायनेस्टी आया। इस हुकूमत का पहला हुक्मरान जो था निरपकाम सेकंड, NIRP काम, निरपकाम सेकंड। ये पश्चिमी गंगा में पहले जो है वो जागीरदार की हैसियत से होंगे। होशियाल ने वायनाड के कदम खानदान को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसकी जानकारी बिलाल इंस्क्रिप्शन, रॉक यानी के पत्थर के बल्लाल इंस्क्रिप्शन से होती है। उसके बाद जो है उसकी दूसरी जानकारी अरिस करे रॉक एडिक्ट से होती है। इसका सबसे अहम हुक्मरान जो था वो विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन था। इनकी हुकूमत जो है अनमोल कन्नूर में के पास वायनाड पर कब्जा किया हुआ था। 1185 ईस्वी में बेलूर से इनकी जो है सरहद जो है सीमा की पहचान होती है। उसके बाद जो है नरसिंह वर्मन बहुत ही उम्दा किस्म का हुक्मरान था। विक्रमेश्वर तक था जो कम्बतूर और बयाल नाडु तक हुकूमत को बढ़ाया। केरल में उसने हुकूमत की और उसके बाद जो है चोलों को होशियाल के बीच ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, शादी भी करते थे। और सिंह वर्मन ने अपनी दोख्तर की शादी चोल राजा राज सेकंड की शादी 1216 ईस्वी से लेकर 1226 ईस्वी में शादी के अंजाम पाया। उसने अपने दामाद को चेर और केरल का पूरा हिस्सा कब्जा में दे दिया। जितने भी जो हुक्मरान जो थे वो अपनी हुकूमत तो जो है जोर जबरदस्ती से भी करते थे और शादियात के जरिए भी करते थे। इस तरीके का जो जानकारी जो मुझे मिलती है वो 1252 ईस्वी के रॉक इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। 1310 से लेकर 1311 तक का मलिक काफूर के फौज ने अलाउद्दीन की फौज ने सूबे पर कब्जा कर लिया। यानी कि ये जो होशियाल वंश जो थे उसमें 1310 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी के बीच में अलाउद्दीन काफूर के अलाउद्दीन की फौज ने कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो जो है बहुत ही कामयाब था और शहजादों के पास बागडोर हुआ करता था। लेकिन फौज की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी बात यह कि दक्कन में हमें देखने को मिलती है कि फौज की जानकारी जो है वहां की औरतें करती थी और फौज की काफी मजबूत थी। फॉरेन पॉलिसी इनकी काफी मजबूत थे। राजा भी जो है वो फौज का ये संचालन करते थे। ब्राह्मणों से मशवरा का रिवाज बिल्कुल नहीं था। यानी कि ब्राह्मण की हैसियत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कारोबार में जो है बहुत ज्यादा मतलब के लोग दिलचस्पी लेते थे। इसी तरीके से पट्टन की जानकारी में 1950 में पट्टन अहोल की जानकारी से इसके बारे में पूरी तफसील से ये देखा जा सकता है। और आप अगर देखें तो इस पे ये समझ में आएगा कि कर व्यवस्था जो था, टैक्स जो है बहुत अहमियत के हामिल थे। ब्राह्मणों से टैक्स लिया जाता था। 1/6 और 1/7 हिस्सा जो है वो जो है ये लोग जो है टैक्स का
लेते थे, जो जमीन का जो उपज का 1/6 यानी कि 100 बीघा में 6 किलो का जो है ये करते थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि होशियार डायनेस्टी जो है अपने जमाने का जो है बहुत ही अहम डायनेस्टी रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।